देखिए लास्ट क्लास में हमने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, उन प्लैनेट्स पे वर्क कर लिया था। जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। आई होप याद भी हो गए होंगे लगभग आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी ग्रहों से संबंधित एक कॉमन जो इंफॉर्मेशन है उसे हम देख रहे हैं। ये सभी ग्रह किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य के। सन के अराउंड रिवॉल्व तो कर ही रहे हैं, साथ में अपनी एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? रोटेट भी कर रहे हैं। घूर्णन कहते हैं जिसे। तो आपसे एग्जाम्स में इनका घूर्णन काल भी पूछ लिया जाता है, परिक्रमण काल भी पूछ लिया जाता है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन टाइम भी पूछा जाता है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, कंपेयर करके देखें। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सबसे कम समय सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में किसको लगता है? सबसे ज्यादा समय किसको लगता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में? तो सिंपल है इसका आंसर, जो सबसे पास है वो जल्दी घूम जाता है, और जो सबसे दूर है वो सबसे एंड में जाता है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूर्य के चारों ओर सबसे जल्दी चक्कर कौन लगा लेता है, तो कौन लगा लेता है? बुध। और सबसे ज्यादा लंबे समय किसको लगता है? वरुण को, नेपच्यून को। आंसर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। पर टाइम अगर पूछ लिया जाए तो आपको टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा, कितना समय लगता है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि अपने अक्ष पर सबसे तेज कौन घूमता है और सबसे धीरे कौन घूमता है, अपने अक्ष पर घूमने के कारण आप देखते हैं ग्रहों पर दिन और रात होते हैं। जब कोई भी पिंड ऐसे अपने अक्ष पे घूम रहा है तो इसकी वजह से उस ग्रह पर क्या हो रहे हैं? दिन और रात। और दिन और रात का समय पृथ्वी के लिए अगर हम देखें तो कितना है? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात का जो समय है, ये क्या बताता है कि पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पर कितने घंटों में पूरा कर लेती है? 24 घंटों में। तो देखें सबसे तेज कौन घूमता है और सबसे धीरे कौन घूमता है। अगर आप यहां पर देखें तो आपको सभी ग्रहों के घूर्णन काल का पता चल जाएगा। जैसे सबसे तेज जो घूमता है ना, वो घूमता है हमारा बृहस्पति, जुपिटर। सबसे तेज घूम रहा है, देखो मात्र 9 घंटे 55 मिनट, मतलब लगभग 10 घंटे मान लू। कितने घंटे? 10 घंटे। यहां पर 5 घंटे का तो दिन होता है और 5 घंटे की रात होती है। और मेरे हिसाब से अभी हम तो 10 घंटे सो ही रहे हैं कुछ लोग। तो अगर वो जुपिटर पे चले जाएंगे तो उनके लिए तो चिंता का विषय, एक दिन तो सोने में ही गया, फिर अगले दिन उठेगा वो, ऐसा होगा। और ऐसे देखो शुक्र के बारे में देखो, शुक्र को 243 दिन लगते हैं, मतलब लगभग मान के चले 242, राउंड फिगर कर लेते हैं। 121 दिन तक तो सूर्य दिखाई देता है लगातार, और 121 दिन लगातार रात रहती है। किस ग्रह पर? शुक्र ग्रह पर। क्योंकि अपने अक्ष पर सबसे धीरे, अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमता है हमारा शुक्र। कौन सा ग्रह? शुक्र, जिसको कल हमने देखा था। इस पे सूर्योदय किस दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। तो शुक्र सबसे धीरे घूमता है, और सबसे तेज कौन घूमता है? जुपिटर, बृहस्पति। उसके ही बाद देखो नंबर आता है शनि का, इसको लगभग 10.5 घंटे लगते हैं। बृहस्पति अगर ऑप्शन में ना हो तो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने में किसका आंसर लगा सकते हैं आप? शनि का नाम लगा सकते हैं, ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा। और अगर शुक्र ना मिले, सबसे धीमे घूमने में शुक्र ना मिले, तो आप किसके साथ जा सकते हैं? बुध के साथ। देखो बुध पर 29 दिन तो सूर्य दिखाई देता है, और 29 दिन तक लगातार सूर्य दिखाई नहीं देता। 29 दिन की रात और 29 दिन का दिन कहां पर होता है? बुध पर। और 121 दिन और रात कहां होते हैं? या आप सुनते हो, ये पृथ्वी के सापेक्ष भी हम पढ़ेंगे आगे। पृथ्वी पर जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जहां पे मैंने कल आपको ध्रुवीय प्रकाश दिखाया था, ऑरोरा दिखाया था, ध्रुवों पर 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। लगातार 6 महीने तक क्या दिखाई देता है? सूर्य। और फिर लगातार 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देगा। हमारे यहाँ है 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात का कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं ये समय चेंज होता है, उसको भी आज समझेंगे। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। अब देखो सबसे तेज सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करता है? बुध। मात्र 88 दिन में ये सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब देखो एसएससी के एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था थोड़ा सा ट्रिकी, अब उसको आपको परिक्रमण से रिलेट करना था। कैसे समझिएगा? क्वेश्चन था किस ग्रह पर जाने से एक व्यक्ति को अपना बर्थडे, अपना जन्म दिवस एक वर्ष में 3 बार बनाने का मौका मिलेगा? तो उसका आंसर है बुध। कैसे? इसको रिलेट करो, हम हमारा बर्थडे कब मनाते हैं? साल में एक बार।
साल में एक बार मनाते हैं। मतलब क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम कि पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी कर ली, इसी चीज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। तो 365 दिन के अंदर अंदर तो बुध कितनी बार परिक्रमा कर लेगा सूर्य की? 3 बार पूरी कर लेगा। तो हमें कितनी बार बर्थडे मनाने को मिलेगा बुध पर? 3 बार। ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है। सबसे कम समय किसको लग रहा है? बुध को। और सबसे ज्यादा समय देखो 165 साल में अपना एक चक्कर पूरा करता है कौन सा ग्रह? वरुण, नेपच्यून। सबसे लंबा रास्ता जो है तय करता है कौन? वरुण। अब तो बढ़ता जा रहा है टाइम, देखो 88 दिन से 225, 365, 687, 11 साल, मतलब लगभग 12 साल ही है वो। किसको लग रहे हैं ये? बृहस्पति को। 12 साल का समय किसको लगता है? बृहस्पति को। किसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में? और सूर्य को हमारे आकाश गंगा का चक्कर पूरा करने में मात्र 25 करोड़ साल, कॉस्मिक ईयर। याद है? ओके, आगे बढ़े। अब हम हमारे सौर मंडल के अन्य सदस्यों से मुलाकात करते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य है, 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के अलावा बोने ग्रह भी हैं। बोने ग्रह देखो, पहले ग्रह 9 हुआ करते थे। कितने होते थे? 9। प्लूटो जो था इसे ग्रहों की परिभाषा से बाहर निकाल दिया गया है। मतलब ग्रहों की परिभाषा में अभी आता नहीं है, तो इसे 9 ग्रहों की श्रेणी में से निकाल दिया गया है। 2006 में हुआ ये। कब हुआ ये? 2006 में। इसके 2 कारण है देखो। पहला तो प्लूटो का आकार बहुत छोटा है, वो बहुत छोटा है। उसके ही आकार के, उससे ही कुछ थोड़े बड़े आकार के दूसरे पिंड भी मिले, उन्हें भी या तो ग्रह मानो। ठीक है, ये समस्या वैज्ञानिकों के सामने है। और दूसरी एक समस्या थी कि जो वरुण था ना, वरुण की कक्षा थी किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर। जो कक्षा थी वरुण की, इस कक्षा में ये प्लूटो प्रवेश कर जाता है ऐसे। इस वजह से प्लूटो को किससे बाहर निकाल दिया? ग्रहों की श्रेणी से। तो आज वो ग्रह नहीं है। क्या कहलाता है? बोना ग्रह। क्या कहलाता है? बोना ग्रह। और वो अकेला नहीं है, उसके साथी भी ढूंढ लिए गए। जैसे प्लूटो एक बोना ग्रह है, एरिस भी एक बोना ग्रह है, सेरस, ह्यूमी, मैकमैक, ये हमारे सोलर सिस्टम के 5 बोने ग्रह हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कितने बोने ग्रह हैं? 5। इनके नाम याद रखिएगा और बोने ग्रह की परिभाषा याद रखिएगा। ठीक है, ये ग्रह जैसे छोटे पिंड होते हैं, क्योंकि ग्रह की भी वही परिभाषा है जो इनकी है। वह पिंड जिसका स्वयं का प्रकाश ना हो और जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता हो, ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। तो ये भी तो वही है, बस आकार छोटा है, पर ये भी तो किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं? किसी तारों के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो बोने ग्रह याद रहेगा। सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन सा है? एग्जाम में पूछा गया है आपसे, सबसे बड़ा बोना ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बोना ग्रह है प्लूटो। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बोना ग्रह प्लूटो। और सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। ऐसे ही सबसे छोटा बोना ग्रह है सेरस। यहां तक कोई दिक्कत? बोने ग्रह से कैसे क्वेश्चन आएंगे समझ गए? और बोने ग्रह क्या होते हैं, कैसे ग्रहों से इन्हें अलग किया जाएगा? ग्रहों का आकार बड़ा होता है, बोने ग्रह का आकार छोटा होता है। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, शुद्ध ग्रह एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? शुद्ध ग्रह एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, एस्टेरॉइड्स जो हैं बेसिकली पत्थर ही हैं। जैसे बोने ग्रह होते हैं ना, बोने ग्रह बड़े पत्थर हैं, उनसे छोटे पत्थर। अगर आप इनको देखें तो ये हजारों की संख्या में नोटिस किए जाते हैं। कहां पर? 2 ग्रहों की कक्षा के बीच में। एक तो है मंगल और एक है बृहस्पति। मंगल एक बाउंड्री है, मंगल ग्रह से एक बाउंड्री स्टार्ट होती है, एक लिमिटेशन। ठीक है, क्योंकि मंगल के पहले के जितने भी ग्रह हैं हमारे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी कैसे ग्रह हैं? पार्थिव, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, यहां पे जमीन है। बट बाकी के जो ये ग्रह हैं कैसे ग्रह हैं? गैसियस है, गैसीय पिंड है। तो यहां पर आपको एक बाउंड्री मिलेगी इन दोनों ग्रहों के कक्षाओं के बीच में। पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला है चारों ओर, जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टेरॉइड बेल्ट। इस क्लास के आकार के, इस बिल्डिंग के आकार के जो बड़े बड़े पत्थर है, वो घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर। किन 2 ग्रहों की कक्षा के बीच में? मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के बीच में। आपसे इनकी लोकेशन भी पूछी जाएगी। एस्टेरॉइड्स, शुद्ध ग्रह कहां पाए जाते हैं? मंगल
और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में। और क्या है ये? पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर इन दोनों ग्रहों की कक्षाओं के बीच में। तो बहुत छोटे खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे आपको मिलेंगे एस्टेरॉइड बेल्ट, यहां पर मिलेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी आपने एक बोने ग्रह में नाम देखा, सेरस, देखा ना नाम सेरस? सेरस एक शुद्ध ग्रह भी है और बोना ग्रह भी है। सबसे बड़ा जो शुद्ध ग्रह है, एस्टेरॉइड है, उसे क्या नाम दिया गया है? सेरस। ये बोना ग्रह माना जाता है, इसीलिए क्या माना गया है इसे? बोना ग्रह भी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब देखो, ग्रह, बोना ग्रह, अब शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह के बाद है अगली एक और आइडेंटिटी, वो है मीटियोर, उल्का। अब उल्का क्या होता है? नहीं, उल्का पिंड अलग है, उल्का अलग है। उल्का पिंड को मीटियोराइट्स कहते हैं, ठीक है, और उल्का अलग होता है। उल्के, इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को ही समझना है। ओके, सबसे पहले अभी आपने जो शुद्ध ग्रह देखे हैं ना, वही शुद्ध ग्रह उल्का कहलाते हैं, वही शुद्ध ग्रह उल्का पिंड भी कहलाते हैं। पर कब उन्हें उल्का कहेंगे, कब उन्हें उल्का पिंड कहेंगे, ये ध्यान से समझिएगा। मान लो कोई ये शुद्ध ग्रह है, आपको पता है शुद्ध ग्रह कहां पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में ये पत्थर पाए जाते हैं। मान लो कोई दो पत्थर आपस में टकरा गए किसी भी कारण से, ठीक है, अब उनके टकराने से उनका कुछ हिस्सा या वो रास्ता भटक जाए, तो वो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में रहेंगे क्या? नहीं, उन्हें जो भी गुरुत्वाकर्षण, किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इस एस्टेरॉइड को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब ये पत्थर धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहा है? पृथ्वी की ओर। अब एक लिमिट आएगी, 640 किलोमीटर की ऊंचाई, एक एक्सटेंड है हमारे किसका? एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का। वहां पर ये जो पिंड है ना, ये जो पिंड है वायुमंडल में घर्षण करने लगेगा। ये वायु है, वायु के साथ इसका क्या प्रारंभ हो गया है? घर्षण, जिसके कारण देखो हीट जनरेट हो रही है। क्या जनरेट हो रही है? हीट। और इसमें आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आग। और ये जलते हुए पृथ्वी की ओर आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा? जलते हुए, और हवा में ही, एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाएगा। इसे हम कहते हैं टूटता तारा। क्या कहते हैं? टूटता तारा। स्पेस से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, पर अगर आप पृथ्वी से इन्हें देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। पृथ्वी से अगर आप इन्हें देखोगे तो आपको दिखेगा कि उल्काएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। दिख रहे हैं ये टूटते तारे का कॉन्सेप्ट? कोई तो तारा नहीं टूटा, तारा टूटता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पत्थर हैं, रास्ता भटके हुए पत्थर, जो हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आकर वायुमंडल में घर्षण के कारण जलने से क्या हो गए हैं? खत्म। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, टूटता तारा किसे कहते हैं? तो टूटता तारा उल्का को कहते हैं। उल्का पिंड मत लगा देना, क्या लगाना? उल्का, उल्का को कहते हैं। अब आपसे एक और चीज पूछी जाती है कि ये जो टूटता तारे वाली घटना है, ये कहां देखी जाती है? तो बहुत आसान है आंसर, छत पे। छत पे खड़े हो जाओ, थोड़ी देर देखते रहो, दिख जाएगा। ये है क्या आंसर? नहीं है। इन्हें आप अगर, ये जो दिख रहा है ना, देखो रेगुलर फिनोमिना है, कितनी जल्दी जल्दी दिख रहा है आपको टूटते तारों का कॉन्सेप्ट। ये आपको ध्रुवों पे दिखेगा आगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों पर। अब मुझे बताओ, ध्रुवों पर ये ज्यादा क्यों दिखते हैं? फिजिक्स पढ़ा है आपने? गुरुत्वाकर्षण का मान कहां ज्यादा होता है? ध्रुवों पर ज्यादा होता है। इसलिए कोई भी जो उल्का पिंड, मतलब उल्का पृथ्वी की ओर बढ़ रही होती है, वो किधर डाइवर्ट हो जाती है? ध्रुवों की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और वहीं पर जलकर खत्म भी हो जाती है। ये चीज समझ में आई? तो क्या है उल्का? एस्टेरॉइड ही है। बस किसी भी ग्रह के वातावरण में प्रवेश करने से और उन गैसों के साथ घर्षण से उसमें क्या लग गई है? आग। और वो वहीं जलकर क्या हो गया है? खत्म। इन्हें ही हम क्या कह देते हैं? टूटता तारा। और ये मोस्टली कहां दिखेंगे, कहां ऑब्जर्व करेंगे इसे? ध्रुवों पर। ज्यादातर ये ध्रुवों पर देखे जाते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखो, उल्का पिंड में और उल्का में क्या डिफरेंस है? उल्का शुद्ध ग्रह है ना, ये जब वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है तो जलकर पूरी तरीके से खत्म हो गया। पर मान लो ये जलकर पूरी तरीके से खत्म ना हो पाए, इसका कुछ अंश बच जाए, तो कहां गिरेगा? पृथ्वी पे गिरेगा ना, सतह पर गिरेगा। तब ये कहलाएगा उल्का पिंड। तब कहलाएगा क्या? उल्का पिंड। मीटियोरॉइड कहेंगे इसे। तब हम क्या कहेंगे? मीटियोरॉइड, उल्का पिंड। ये देखो, ये कोई उल्का है,
जो पूरी जलने के बाद भी थोड़ी बहुत बच गई और फिर कहां टकरा गई? जमीन से। आपको पता होगा पृथ्वी पर पहले डायनासोर्स रहते थे। डायनासोर्स के अंत का एक बड़ा कारण है एक उल्कापिंड। एक उल्कापिंड गिर टकराया किससे? पृथ्वी से। और उसके कारण जो पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में जो चेंजेस हुए उसकी वजह से डायनासोर की जो प्रजाति है वो पृथ्वी पर से क्या हो गई? विलुप्त हो गई। उस विस्फोट में नहीं मरे। उस विस्फोट के बाद जो प्रकृति में, पर्यावरण में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के साथ वो अपने आप को क्या नहीं कर पाए? नियोजित, बैलेंस नहीं कर पाए, और उनकी प्रजाति क्या हो गई? विलुप्त हो गई। आज डायनासोर नहीं पाए जाते। तो मीटियोरॉइड, उल्का क्या है? आधे जले उल्का को जो किसी ग्रह की सतह से टकरा जाता है उसे हम क्या कह देते हैं? उल्का पिंड। रहेगा ध्यान। अब एक लास्ट चीज जो हमारे सोलर सिस्टम में आती है उसको वो डिस्कस करते हैं। शुद्ध ग्रह, उल्का और उल्का पिंड तीनों वही है, पत्थर। किस ग्रहों की कक्षाओं के बीच के पत्थर? मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच के पत्थर है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये नई चीज है। उल्का के बाद, उल्का पिंड के बाद धूमकेतु, पुच्छल तारा। ठीक है, पुच्छल तारा क्या होता है? तो देखो, पुच्छल तारा बेसिकली एक गैसीय पिंड होता है। गैसें होती हैं, ठीक है। ये एक गैसीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, पर इसका जो परिक्रमण पथ है ना बहुत दीर्घ वृत्ताकार होता है, एक लंबा पथ होता है इसका। ठीक है, कैसा होता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। देखिए, इसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एक पूंछ होती है। अब ये पूंछ क्या है इसको भी अभी मैं समझाऊंगा, पर सबसे पहले इसका पथ देखो। ये देखो, जैसे बाकी के ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं ना, ऐसे इन भाई साहब को देखो, दिख रहा है? तो ये एक पॉइंट पे तो सोलर सिस्टम के बाहर चला जाता है, और एक पॉइंट के बिल्कुल सूर्य के बगल में आके कंधे पे रख के हाथ और क्या हालचाल, ऐसे पूछ के चला जाता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है विजिटर ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का आगंतुक। विजिटर ऑफ सोलर सिस्टम किसे कहा जाता है? धूमकेतु को, पुच्छल तारे को। अब इसकी पूंछ का कॉन्सेप्ट समझो। देखो, जब ये सूर्य के काफी पास जाता है, मान लो ये सूर्य है, ठीक है, अब ये पुच्छल तारा है, ठीक है। जब ये सूर्य के पास जाता है, एक पॉइंट पे जब सूर्य के पास होता है, तो इसकी जो गैस है ये जम चुकी है। इस पॉइंट पे रहता है ना जब ये, तो इसकी गैस जम जाती है, और जब इस पॉइंट पे आता है तो इसकी गैस पिघल जाती है, और इसकी गैस पिघलने से, है ना, इसकी एक पूंछ बनती है जो सूर्य से हमेशा विपरीत दिशा में बनती है। सूर्य को जब हमने डिस्कस किया था, मैंने सोलर फ्लेयर्स बताई थी आपको, सौर ज्वाला। तो सौर ज्वाला के प्रभाव में इसकी जो गैसें हैं वो ऐसी पिघल जाती हैं। ये कहीं पे भी पिघले, हमेशा इसकी पूंछ कहां बनेगी? सूर्य के विपरीत बनेगी। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से विपरीत दिशा में बनती है, क्योंकि सोलर फ्लेयर की वजह से इसकी जो बर्फ है वो पिघल जाती है, इसका कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर जाता है, पर ये उसे अपने साथ लेके आगे बढ़ रहा होता है, जिसे हम पूंछ के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो पूंछ होती है इस पुच्छल तारे की। सोलर सिस्टम का ये विजिटर कहलाता है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम से एक पॉइंट पे बाहर चला जाता है फिर अंदर आ जाता है। जमी हुई गैसें हैं इस पर, और कुछ भी नहीं है, और एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा। और एक धूमकेतु को तो आप जानते ही हो, 2061 में फिर से दिखेगा आपको। कौन सा वाला? हेली। ठीक है, हेली धूमकेतु 74 सालों में दिखाई देता है। कितने सालों में? 74 सालों में। अगला अलार्म डाल लो, हाँ 2061-62 का डाल लो अलार्म, 60 का डाल लो, फिर सचेत हो जाना कि हाँ अगले साल मुझे किसको देखना है? हेली को देखना है। ठीक है, लास्ट टाइम कब दिखा था? कैलकुलेट करके सकते हो ना, 1986 में दिखा था। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ में आई ये चीजें? तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे आपके सामने आ गए। अब इनको आपको रिवाइज अच्छे से करना है, क्योंकि मंडे को क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन टॉपिक से पूछे गए हैं लैंग्वेज वाइज आपके सामने आएंगे, उन पे आपको काम करना रहेगा। कर लोगे? चलिए आगे बढ़े। तो सौर मंडल तो यहाँ पे खत्म होता है बेसिकली, पर सोलर सिस्टम का ही पार्ट है हमारा प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी, जिस प्रकार भारत के नक्शे के साथ
ठीक है, श्रीलंका का नक्शा मुफ्त आता है, वैसे ही आपको पृथ्वी के साथ चंद्रमा को पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी के साथ किस पे वर्क करना पड़ेगा? चंद्रमा पे। चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर पृथ्वी से रिलेटेड चीज डिस्कस करेंगे तो उसको जोड़ेंगे किससे? चंद्रमा से। और क्यों ना जोड़ें, चंद्रमा पृथ्वी का ही तो हिस्सा है। जब चंद्रमा बना, जिस अवस्था में बना, वो अवस्था आप देख चुके हो पहले, ठीक है। तो क्या जानते हो आप पृथ्वी के बारे में? मुझे सबसे पहले बताओ। आपसे पहली चीज तो यही पूछी जाती है, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? उसी के बारे में तो हम जानते हैं, फिर पृथ्वी को और पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट में। यही तो पढ़ रहे हैं हम भैया, ज्योग्राफी, है ना। या ज्यादा से ज्यादा एक टर्म मिलती है, जियोलॉजी। जियोलॉजी या ज्योग्राफी किसका अध्ययन है? पृथ्वी का। ऐसे ही चंद्रमा के बारे में अध्ययन करने के लिए एक और सेपरेट ब्रांच है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, ठीक है। तो दो टर्म है, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जियोलॉजी कह सकते हो, भूविज्ञान, या भूगोल कह सकते हो। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब सूर्य हमारा जो बना था, वो बना था आज से 5 बिलियन ईयर्स पहले। बिलियन मिलियन समझते हैं ना आप? कितनी जीरो लगेगी 5 में? 1000। कितनी जीरो लगेगी? 9। इतने साल पहले सूर्य बना, और सूर्य के बनने के लगभग 50 लाख साल बाद, कितने? 50 लाख साल बाद, 4 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का निर्माण शुरू हो गया था। पृथ्वी अस्तित्व में आ गई थी 4.5 बिलियन, और इसे बनने में लगभग 10 लाख साल लगे थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है? सूर्य की आयु तो हम देख चुके थे, कुल आयु और वर्तमान आयु। सूर्य की कुल आयु कितनी? 5 बिलियन, और वर्तमान आयु 10 बिलियन। ओके, टोटल एज क्या है? 10 बिलियन है, और प्रेजेंट एज क्या है? 5 बिलियन है। याद है? ऐसे ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था आज से 4.6 अरब वर्ष पहले, बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। और अपने मूल अस्तित्व में, जब पृथ्वी को आप देख रहे हैं ना जिस रूप में, ये अभी भी इसका फिक्स रूप नहीं है, अभी भी बदल रही है पृथ्वी। जीवित ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी हर समय क्रियाशील है, गतिशील है, वो बदल रही है, अपने स्वरूप को क्या कर रही है? परिवर्तित। आपने सुना भी है, माउंट एवरेस्ट हर साल बढ़ रहा है, ये जो जमीन है हर साल क्या कर रही है? खिसक रही है। तो ये पृथ्वी जो है अभी भी आकार ले रही है, अपने मूल आकार से बहुत अलग है, और अभी और बदलेगी। जब आज से हजारों लाखों साल बाद में ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा रहा हूंगा, तो मैं अलग लेवल पे पृथ्वी को डिस्कस कर रहा हूंगा, ठीक है। अब एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता ही है, पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के आधार पर तो तीसरा, और आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह, और आकार की दृष्टि से 5वां। छठा ग्रह कौन सा है सूर्य से दूरी के आधार पर? शनि। और आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा ग्रह अरुण, ठीक है, तीसरा बड़ा ग्रह। ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी अगर याद नहीं है तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना आप छोड़ सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिए, अगर इतना बेसिक ज्योग्राफी आपको याद नहीं रह रहा है ना, तो लिखा पढ़ी कर लेते हैं, नौकरी नहीं लगनी। स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं मैं आपको, समझ गए? तो क्या करना है? याद करना है। अगर याद नहीं हो रहे हैं तो प्राइवेट नौकरी करनी आज से स्टार्ट। ओके, कितने लोगों को याद था ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने जो पूछे? और बाकी असमंजस में है कि पहले तो सोचें कि पूछा क्या था। हाँ, चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी के आकार को लेके कई सारी भ्रांतियां हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास बहुत सारी रॉन्ग है। हम पृथ्वी के आकार को कुछ ऐसा समझते हैं, पृथ्वी का आकार ऐसा नहीं है। पृथ्वी को अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना, तो पृथ्वी का आकार ऐसा है,
ये है पृथ्वी का वास्तविक आकार। पर पृथ्वी हमें स्पेस से देखने पर दिखाई कैसी देती है? ऐसी। इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है वायुमंडल। वायुमंडल की उपस्थिति हमारे पृथ्वी को ये स्वरूप दे देती है जो हम देख रहे हैं। जबकि अगर बिना वायुमंडल के आप देखोगे पृथ्वी की वास्तविक स्थिति आपको ऐसी दिखेगी। अब इस आकार की तुलना की गई अलग अलग चीजों से कि भाई ये संतरे जैसा है, अंडे जैसा है, पता नहीं कैसा है। ठीक है, तो ज्योग्राफर्स ने क्या किया कि भाई अच्छा नहीं लगता पृथ्वी की तुलना आप अंडे से कर रहे हो, संतरे से कर रहे हो, तो क्यों ना इस आकार को नाम दे दिया जाए। तो ये जो आपके सामने ये आकार है ना, इसे ज्योग्राफर्स ने नाम दे दिया। इसे नाम दिया गया है पृथ्वी जैसा। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी जैसा है। किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, यूनिक है वो अपने आप में। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है जियोइड। क्या टर्म यूज किया जाता है? जियोइड। जैसे सर्कल सुन के आपके दिमाग में सर्कल बन जाता है, रेक्टेंगल सुन के रेक्टेंगल बन जाता है। जब आप जियोइड सुनो ना, क्या सुनो? जियोइड। तो ये डायग्राम याद करना कि थे एक मार साहब जिनने बताया था एक आकार जियोइड, रख लोगे याद। पृथ्वी के आकार के लिए क्या नाम प्रयोग किया गया है? जियोइड। समझ में आया? पृथ्वी के आकार से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चीज, पृथ्वी जो है स्थिर है क्या? ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। इवन सूर्य भी स्थिर नहीं है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे भी स्थिर नहीं है, ये भी गति कर रही है। हमारी पृथ्वी भी गति कर रही है। तो पृथ्वी की गतियों को हम डिस्कस करेंगे। पृथ्वी दो प्रकार से गति कर रही है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो अपने अक्ष पे घूम रही है, कुछ ऐसे अपने अक्ष पे घूम रही है, और अपने अक्ष पे घूमते के साथ साथ किसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है? सूर्य के चारों ओर। ऐसा नहीं है कि जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो इसका ये घूर्णन बंद हो जाता है। इस पे घूमते हुए किसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है? सूर्य के चारों ओर। तो जो पृथ्वी की ये गति है, अपने अक्ष पे घूमने की जो गति है, इसे घूर्णन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घूर्णन, रोटेशन। क्या कहा जाता है? रोटेशन। इसे दैनिक गति भी कहा गया है। क्या कहा गया है? दैनिक गति। तो इसे समझेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी की गति में हम देख रहे हैं रोटेशन को, डेली मोशन को, दैनिक गति। कुछ इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, सदैव घूमती रहती है ना, अनंत काल से घूम रही है। अब इसके अक्ष को आप विजुलाइज कर पा रहे हैं। पृथ्वी का अक्ष थोड़ा सा झुका हुआ है। ऐसा होना चाहिए था ओरिजिनली, बट ऐसा नहीं है। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। तो ये जो एंगल है ना, ये आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। और इसी झुकाव की वजह से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, पृथ्वी पर रहने के फायदे मिलते हैं इस अक्ष पे झुकाव के कारण। ऐसे और दो ग्रह हैं जो अपने अक्ष पे झुके हुए हैं, एक तो मंगल और दूसरा वरुण। ठीक है, ये भी अपने अक्ष पे लगभग इतने ही झुके हुए हैं। तो क्या होती है? दैनिक गति, रोटेशन। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने अक्ष पर वृत्तीय गति जो करती है पृथ्वी, उसे हम क्या कहते हैं? डेली मोशन। और कितने अक्ष पर झुकी हुई है? 23.1/2 डिग्री अक्षांश, मतलब अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। यहां तक कोई दिक्कत? अब पृथ्वी अगर घूम रही है अपने अक्ष पे तो इसे टाइम तो लगता होगा ना। कितना समय लगता है आपसे पूछा जाता है, तो 24 घंटे। कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम कहते हैं कि जब पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, तो आधी पृथ्वी पे तो सूर्य दिखाई देता है और आधी पृथ्वी पे सूर्य दिखाई नहीं देता। तो हम कहते हैं ये दिन है, 12 घंटे दिन रहता है और 12 घंटे क्या रहती है? रात रहती है किसी भी एक पॉइंट पे। तो 24 घंटे, ये समझ में आया? अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिवस कितने घंटे का होता है, तो आप बता देंगे 24 घंटे का होता है। पर आपसे अगर पूछा जाए कि एक नक्षत्र दिवस कितने का होता है, नक्षत्र दिवस, सिडेरल डे कहते हैं जिसे, तो नक्षत्र दिवस एग्जैक्ट टाइम है जो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने में लगता है। अपने अक्ष पर घूमने में जो लगता है ना समय, वो एग्जैक्ट टाइम आपको याद रखना है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। इसे क्या कहा गया है? नक्षत्र दिवस। ये एग्जैक्ट आंकड़ा आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है।
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है, नक्षत्र दिवस रहेगा। ध्यान, ऐसे ही इस रोटेशन का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके प्रभाव में पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात। अगर पृथ्वी आज ही घूमना बंद कर दे, पृथ्वी आज ही घूमना बंद कर दे, तो दिन और रात होंगे क्या? जहां पर दिन है वहां पे दिन रहेगा, जहां पे रात है वहां पर हमेशा क्या रहेगी, रात रहेगी। अगर पृथ्वी आज घूमना बंद कर दे। एक और चीज है जो पृथ्वी के घूर्णन से जुड़ी हुई है, वो है चंद्रमा का प्रभाव। किसका प्रभाव? चंद्रमा। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, जिस गति से, उस गति में अहम रोल है चंद्रमा का। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को धीरे धीरे घूमने पर विवश करता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी धीरे घूम रही है। अगर आज चंद्रमा ना रहे, और ऐसा होगा कि जब चंद्रमा नहीं होगा, पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं रहेगा, पर यह होगा करोड़ों सालों बाद, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा लगातार पृथ्वी से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है। पृथ्वी के पहले काफी पास था, ठीक है, जब शुरू में बना था। आज जिस स्थिति में है, आज से लाखों हजारों साल बाद उस स्थिति में नहीं रहेगा, और थोड़ा दूर चला जाएगा। तो आप उसका प्रभाव नोटिस करेंगे पृथ्वी के घूर्णन पे। पृथ्वी तेज घूमने लग जाएगी। अभी जैसे 24 घंटे में घूम रही ना, अगर चंद्रमा ना हो तो पृथ्वी 16 घंटे लेगी। कितने घंटे लेगी? 16 घंटे। 16 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेगी। मतलब 8 घंटे का तो दिन, 8 घंटे की रात। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो दिन और रात का कारण है क्या? घूर्णन। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि घूर्णन का क्या है कारण, तो क्या है घूर्णन का कारण? प्रभाव, सॉरी, कारण नहीं, ठीक है, प्रभाव। दिन और रात रहेगा। ध्यान, ये पहली गति है पृथ्वी की, जिसे हम कहते हैं घूर्णन गति। अब है परिभ्रमण, ठीक है। परिभ्रमण जो है सूर्य के चारों ओर गति, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ, ठीक है। पृथ्वी एक और गति करती है जिसे हम वार्षिक गति कहते हैं, है ना, रिवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ किसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो इसका पथ पूछा जाता है आपसे कि पथ कैसा है पृथ्वी का, सूर्य के चारों ओर जो पथ है, पाथ है, वो कैसा है? तो वो इलेप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार, कुछ ऐसा। वृत्ताकार नहीं है। वृत्ताकार होता है मतलब क्या? केंद्र से चारों तरफ की दूरी क्या रहती है? बराबर। तो वृत्ताकार नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है, अंडे के जैसा। ऐसे दीर्घवृत्ताकार पथ है किसका? पृथ्वी का। किसके चारों ओर? और यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है। आपसे पूछा जाता है कि एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 365 दिन। और अगर देखें तो वो 365 दिन 6 घंटे। कितना समय? 365 दिन 6 घंटे। पर उस 6 घंटे को हम जोड़ते नहीं है, उसका एक अलग यूज है, उसको समझें। तो सबसे पहले परिक्रमण या पृथ्वी की वार्षिक गति क्या होती है? एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा लगाने का रोल है पृथ्वी का, उसे हम कहते हैं वार्षिक गति, जिसमें समय लगता है कितना? 365 दिन। इसमें एक और टर्म है, 365 दिन तो हैं, 6 घंटे भी हैं, पर इन 6 घंटों को हम जोड़ते हैं क्या? नहीं जोड़ते। इन 6 घंटों को हम जोड़ते हैं हर 4 साल में। कैसे? लीप ईयर में 28 की फरवरी होती है नॉर्मली, 4 साल में एक बार जो 29 की फरवरी होती है, उसके पीछे ये रोटेशन है वजह। 6 घंटे ये भी हमने छोड़ दिए। फिर अगले साल 365 दिन 6 घंटे ये भी हमने छोड़ दिए। फिर 365 दिन 6 घंटे, अब नहीं छोड़ेंगे, अब पकड़ लेंगे, है ना। 6 घंटे पहले के छूटे थे, फिर ये 6 घंटे और फिर ये 6 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। तो उस साल हम 366 दिन का कर देते हैं साल 29 की फरवरी। कॉन्सेप्ट क्या बन गया? लीप ईयर। तो लीप ईयर के पीछे वजह ये है, जो 6 घंटे अतिरिक्त है ना, उसे हम छोड़ते चलते हैं हर साल और बाद में कर देते हैं बैलेंस हर चौथे साल। तो एग्जैक्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है, तो वो है 365 दिन 6 घंटे। और 6 घंटे को भी और स्पेसिफाई कर सकते हो आप, 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, एक ड्यूरेशन ऐसा भी जाता है।
उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, 6 घंटे अतिरिक्त हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर जिस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है और सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, परिक्रमा, ऐसा सेम चंद्रमा भी कर रहा है। पर इंटरेस्टिंग ये है, चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल सेम है। वो अपने अक्ष पर जितनी देर में घूमता है उतना ही समय लगता है उसे पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में। और वो समय आपसे पूछा जाता है, क्या है वो समय? चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? 27 घंटे, लगभग 28 दिन। समय 27 दिन 8 घंटे का है। 8 घंटे में 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है और अपने अक्ष पे भी लगभग इतने में ही घूमता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण काल रहेगा याद। परिक्रमण काल किसका? पृथ्वी का। और परिक्रमण घूर्णन काल पृथ्वी का, ठीक है, उसको रिलेट कीजिएगा चंद्रमा के साथ। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब जैसे घूर्णन का प्रभाव पड़ रहा था पृथ्वी पर, पड़ रहा था कि नहीं? दिन और रात हो रहे थे। परिक्रमण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पृथ्वी पे? पृथ्वी घूम रही है ना सूर्य के चारों ओर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर? क्या अकेले उसका प्रभाव है क्या? देखो, दो चीजें पूछी जाती है आपसे या तो पूछ लिया जाए ऋतु का कारण, कि जो सीजन्स होते हैं उसका रीजन क्या है, या एक दूसरी चीज पूछी जाती है कि दिन और रात के समय में अंतराल होता है, अंतर होता है। जैसे आप सुनते हैं ना छोटे दिन का कॉन्सेप्ट, बड़े दिन का कॉन्सेप्ट, आगे समझेंगे उसे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जो छोटे दिन होते हैं मतलब सूर्योदय लेट होता है, ठंड में सूर्योदय लेट होता है और सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, 7 बजे जैसा। अभी बड़े दिन चल रहे हैं, अभी क्या चल रहे हैं? बड़े दिन, मतलब 5:30 6 बजे तक सूर्योदय हो जाता है और अस्त भी कब तक होता है? 7 बजे तक। तो ओवरऑल हमें उजाला ज्यादा मिलता है, तो हम कहते हैं बड़े दिन चल रहे हैं। अभी क्या चल रहे हैं? बड़े दिन। तो ये जो डिफरेंस है, और मौसम जो है उसका एक ही कारण है, तो इन दोनों के लिए एक कॉमन कारण है। पहला तो ये परिक्रमण, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। दूसरा कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। जब भी एग्जाम में आए तो ये दोनों आंसर आएंगे। जैसे ए पे दिया हो परिक्रमण, बी पे दिया हो अपने अक्ष पर झुकाव, तो आंसर आपका आएगा सी। ए और बी दोनों की वजह से मौसम पाए जाते हैं पृथ्वी पर, और दिन और रात की अवधि में क्या पाया जाता है? अंतर। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब ये है पृथ्वी की गतियां। ऐसे ही पृथ्वी की है स्थितियां, किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष। क्योंकि अभी आपने देखा कि पृथ्वी जो होती है एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर होते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस वजह से पृथ्वी साल के कुछ समय सूर्य के काफी नजदीक रहती है और साल के कुछ समय सूर्य से काफी दूर रहती है। ऐसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पर परिक्रमा कर रहा है, तो साल के कुछ समय चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी के काफी नजदीक रहता है और साल के कुछ समय काफी दूर रहता है। इन स्थितियों को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पृथ्वी की स्थितियां किसके सापेक्ष? सूर्य और चंद्रमा के सापेक्ष, और उसके कुछ इंटरेस्टिंग प्रभाव दिखते हैं, वो हम समझेंगे। छोटे दिन बड़े दिन का कॉन्सेप्ट वहां आएगा, उन पर वर्क करेंगे, ठीक है।